कहानी की शुरुआत एक युवा जोड़े मैट और नादिया के साथ होती है। शहर की भागदौड़ और शोर शराबे से परेशान दोनों ने एक सुनसान पुराने दिखने वाले घर को अपनी नई शुरुआत के लिए चुना था। यह घर रास्ते से दूर किसी आबादी के बीच नहीं, बिल्कुल खाली तन्हा इलाके में पड़ा हुआ था। मैट ने इसे सस्ते दाम पर खरीद लिया था। दोनों को लगा कि यही शांति की तलाश का अंत है। जब वे घर में प्रवेश करते हैं तो पहला नजारा कुछ भी खूबसूरत नहीं होता। धूल जमी हुई है, फर्नीचर बिखरा पड़ा है, दीवारों के वॉलपेपर फटे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे यह घर लंबे समय से वीरान रहा हो। दोनों मिलकर सफाई शुरू कर देते हैं। बेकार का सामान बाहर फेंका जाता है, खिड़कियां झाड़ पूछ कर साफ की जाती हैं। किचन में काम कर रही नादिया को एक मृत पक्षी दिखता है। वह उसे संभालकर बहाने की सोचती है और बाहर दफनाने ले जाती है। उसी समय ऊपर से मैट की आवाज आती है और नादिया का ध्यान उससे हटकर ऊपर की ओर चला जाता है। जब वह वापस उस मृत पक्षी की तरफ लौटती है तो वह गायब हो चुका होता है। यह छोटी सी घटना नादिया को अजीब सी बेचैनी दे जाती है। पक्षी अचानक कहां गए? दूसरी ओर मैट दीवारों की पट्टी हटाते हुए कुछ अनोखा पाता है। वॉलपेपर फाड़ने पर एक बड़ा जंग लगा दरवाजा छिपा होता है। उसके हैंडल में चाबी की कठोर जरूरत दिखती है। मैट जब बाहर बिखरे पुराने कबाड़ के ढेर में चाबी खोजने निकलता है तो उसे वही चाबी मिल जाती है जो दरवाजे में बैठती है। दोनों साथ होकर दरवाजा खोलते हैं और भीतर एक गहरी काली खाली जगह मिलती है, मानो किसी और दुनिया की मुहानी हो। वे जितना उस अंधेरे कमरे के भीतर जाते हैं उतनी ही बाहरी लाइट्स अजीब तरह टिमटिमाने लगती हैं। यह देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैट कहता है कि यह बिजली का मसला है, हम इलेक्ट्रीशियन बुला लेते हैं। मैट बाहर निकलता है और नादिया कमरे के पास अकेली रह जाती है, जहां उसे जाने जाने का डर और जिज्ञासा दोनों घेर लेते हैं। अंततः वह भी मैट के पीछे चली जाती है। रात बीतती है और सुबह नादिया एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाती है। इलेक्ट्रीशियन जब बेसमेंट में उतरता है तो वहां जो नजारा उसे मिलता है वह देखकर वह चौंक पड़ता है। पूरा बेसमेंट दीवारों से लेकर फर्श तक पुरानी तारों की लटों से उलझा हुआ था। हर कोने में तारों का बिखरा जाल था। ये तार इतने पुराने और अजब दिखते थे कि उसने कहा, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। वह मुस्कुराकर लाइट्स ठीक कर देता है और जाते समय मैट से पूछता है, तुमने यह घर क्यों खरीदा? उस शब्द के साथ ही वह बताता है कि पुराने मालिकों की हत्या इसी घर में हुई थी और उसके बाद कोई भी यहां रहने को तैयार नहीं हुआ। यह सुनकर मैट का मन असहज हो उठता है। उसे घर के बारे में इंटरनेट पर खोज करनी। रात दिन की खोज में उसे थॉमसन परिवार का पुराना समाचार लेख मिलता है। एक कपल जिनको उनके ही बेटे ने मार डाला था। उस बेटे का नाम जॉन था। पुलिस पूछताछ में जॉन कहता है कि यह घर, शायद वह कमरे, ने मुझसे यह करवाया। मैट इस दावे को अजीब मानता है। घंटों काम करने के बाद वो थककर उसी अंधेरे कमरे में अकेला बैठकर शराब पीने लग जाता है। बोतल में कुछ घूंट पहले से ही बचे थे। जब वह उन्हें खत्म करता है उसे अंदर से एक और शराब की बोतल नजर आती है, ठीक उसी जगह जहां वह बैठा था। लाइट एक झटके से चली जाती है और फिर वापस आ जाती है और सामने वही असली बोतल खड़ी दिखती है। यह देखकर मैट की आंखें चौंधिया जाती हैं। वह समझता है कि यह कमरा किसी तरह इच्छाओं को पूरा करने की ताकत रखता है। अगली सुबह नादिया जब उस कमरे की ओर जाती है तो वह देखती है कि पूरा कमरा महंगे पेंटिंग्स, नए सजे हुए सामान और ढेरों पैसों से भरा हुआ है। मैट कुछ अलग ही तरह का प्रसन्न चेहरा लिए बैठा है। वह नादिया को बताता है कि यह कमरा हर चाहत पूरी कर देता है, बस मन से मांगो और मिल जाएगा। पहले तो नादिया हंसती है, उसे यह बात हास्यास्पद लगती है, पर मैट उसे मनाता है कि एक बार कोशिश करके देखो। नादिया अनिच्छा में मान जाती है और आंखें बंद करके सोचे कि उसे जॉब चाहिए, पर तभी मैट उसे समझाता है कि यह कमरा जॉब जैसा कुछ नहीं देता, बल्कि वह किसी चीज को जन्म देता है। नादिया पलकें झपकाती है और $1000 की इच्छा मांगती है। पल भर में वही रकम उनके सामने मौजूद हो जाती है। चेहरा हैरानी से भर जाता है। वह फिर बड़े इरादे से $1 मिलियन मांगती है और वह भी उसी तरह सामने आ जाता है। विश्वास की अंतिम सीमा टूट जाती है। अब वह भी जानती है कि यह कोई मामूली कमरा नहीं है। फिर क्या था? कपड़े, ज्वेलरी, महंगी वाइन, सोना चांदी, खाने पीने की हर चीज, एक एक कर सब कुछ आ गया। रातों रात उनकी दुनिया बदल गई। वह मिलियनेयर्स बन गए। विदेश यात्रा, पार्टी, शॉपिंग। हर बार जब भी उनकी इच्छा होती, लाइट्स टिमटिमाती और कमरा उसकी मर्जी के मुताबिक चीजें दे देता। मजा खूब होता रहा, लेकिन खुशी का यह दौर टिकता नहीं। किसी भी महत्वपूर्ण चीज की तरह बड़ी चीज की चाहत भी आती है। मैट और नादिया की जिंदगी में उस सबसे बड़ी चाहत का चेहरा एक था, एक बच्चा। कुछ समय बाद मैट नादिया को एक बेबी का झूला गिफ्ट देता है। इशारा करता है कि वे कोशिश करें। नादिया के 2 मसलिहा मिसकैरेज के बाद वह डरती है,
पर गहरे में चाहत बनी रहती है। आखिरकार एक रात वह अकेले उस कमरे में जाकर बच्चे की इच्छा कह देती है और बच्चे की उपस्थिति सामने आ जाती है। मैट जब लौट कर आता है और नादिया को बच्चे के साथ देखता है तो वह नाराज हो जाता है कि बिना उसकी सहमति के नादिया ने यह कदम क्यों उठाया। बहस होती है। नादिया रोती हुई कहती है कि उसने यह आसान रास्ता चुना ताकि उसे दर्द और खतरे से न गुजरना पड़े। अंत में वे बच्चे को पालने का फैसला करते हैं और उसे शेन नाम देते हैं। शुरू में नादिया शेन से बहुत लगाव दिखाती है। वह उसे अपना बच्चा मानकर उसकी परवरिश करती है, पर मैट का जुड़ाव कम होता है। शेन की आदतें सामान्य बच्चों जैसी नहीं होती। वह किसी की बात पर ज्यादा असर नहीं लेता, अजीब चीजें खाता जैसे बर्फ, और उसकी निगाहें अक्सर बाहर की दुनिया को टटोलती रहती थी। नादिया शेन को समझाती है कि बाहर जाना खतरनाक है और वह दरवाजे पर ताला लगा देती है ताकि शेन बाहर न जाए, पर शेन के मन में बाहर जाने की ललक रहती है। उसने भी एक दिन उस रहस्यमयी कमरे की शक्ति से खुद के लिए एक बड़ा आउटडोर बना लिया। खुला आसमान, घना जंगल, जहां वह खुश होकर खेलता था। नादिया उसे वहां देखकर खुश होती है। मैट इस बात से भयभीत रहता है कि कहीं शेन किसी गलत चीज की इच्छा न कर ले, कोई हथियार या कोई खतरनाक। एक रात फोन बजता है और शेन गलती से उठाकर बोल लेता है। दूसरी तरफ जॉन की आवाज आती है, वही शख्स जिसने उस घर के पुराने मालिकों की हत्या कर दी थी। जॉन शेन की आवाज सुनकर पहचान जाता है कि किसी ने उस कमरे से एक बच्चा मांगा है। मैट अब उससे सब कुछ छुपाए बिना सब कह देता है। जॉन का कहना है, मैं भी उसी रूम की वजह से बना था। मैंने अपने माता पिता को नहीं मारा, उस कमरे ने मुझे ऐसा करवा दिया। तुम्हें जितना भी मिलता है उसकी कीमत चुकानी होगी। जितना जल्द हो इस घर को छोड़ दो। वह चेतावनी देता है कि अगर तुम शेन को बाहर निकालोगे तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। मैट जॉन की बातों को पागलपन कहकर टाल देता है, पर उसकी चेतावनी से बेचैनी बढ़ती है। एक दिन पेट्रोल पंप पर मैट को महसूस होता है कि जेब में रखे पैसे राख में बदल चुके हैं। सच्चाई उनके सामने आनी शुरू होती है। उसने कमरे से जो चीजें मांगी थीं वे घर से बाहर फेंकते ही धुएं में बदल जाती हैं। एक पेंटिंग का आधा हिस्सा घर के अंदर रहा और वैसा ही रहा। घर से बाहर रखा आधा हिस्सा राख बन गया। यह सिद्ध हो गया कि इस कमरे से मांगी हर चीज घर के बाहर टिक नहीं सकती। बाहर जाते ही उसका अस्तित्व मिट जाता है। मैट दीवारों को तोड़कर अंदर झांकने लगता है, पर दीवारों के पीछे भी बस तारों का ही उलझा जाल मिलता है। जहां जहां वह तोड़ता है वही पुरानी वायरिंग दिखती है, कोई और रहस्य नहीं। दीवार का शोर शेन को जगा देता है। नादिया बच्चे को लेकर बाहर जाने लगती है, पर मैट उसे रोकता है। वह कहता है कि बाहर ले जाना सुरक्षित नहीं है। वह पूरा सच नादिया से छुपाए रखता है, मगर बड़ी जल्दी वह समझ ही लेती है कि कमरे से निकली चीजें बाहर जाते ही नष्ट हो जाती हैं। बावजूद इसके नादिया बच्चे को वापस बाहर ले जाती है और बच्चे का रंग बदलने लगता है। वह जोर जोर से रोने लगता है। मैट दौड़कर उसे अंदर खींच लाता है और देखते ही देखते बच्चा कुछ सेकंड में यह पल दोनों के लिए भयानक सच का खुलासा बन जाता है। मैट नादिया को बताता है कि जो भी इस कमरे से मांगा गया उसे घर के अंदर ही रखना होगा। बाहर ले जाने पर वह खत्म हो जाएगा। वे निर्णय लेते हैं कि शेन को घर में ही रखा जाए, कभी भी बाहर नहीं भेजेंगे। नादिया शेन को पढ़ाती है, प्यार करती है और वह मां की तरह उसकी परवरिश में जुट जाती है, पर शेन भीतर ही भीतर बेचैन रहता है। वह बार बार बाहर की दुनिया देखता है और कब का उसको बाहर के रंग रूप का पता चल चुका होता है। एक रात शेन चुपके से दोनों माता पिता की बातें सुनता है। वह समझ जाता है कि उन दोनों के बीच उस कमरे को लेकर डर और चर्चा है। शेन को शक होता है कि कोई राज है जो उन्हें उससे छुपाया जा रहा है। वह टॉर्च लेकर बेसमेंट की ओर क्रीप करता है, तारों के बीच से होकर उस कमरे तक पहुंचता है और वहां उसे सारी सच्चाइयां दिखती हैं। रात भर घर में लाइट्स टिमटिमाती रहती हैं, पर मैट और नादिया की नींद में वे सब कुछ समझ नहीं पाते। एक सुबह मैट अपने बगल में एक नया स्नो ग्लोब पाता है, जबकि टूटा हुआ ग्लोब फर्श पर पड़ा होता है। वह नादिया से पूछता है कि क्या उसने वह ग्लोब मांगा था। नादिया इनकार करती है। तभी लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और मैट को समझ आता है कि यह सब शेन कर रहा है। वह कमरे से जो भी बनाता है उसे खुद के खेल के लिए बना रहा था। शेन ने अपने लिए एक खुला आउटडोर मांगा जहां वह खेल सके। नादिया शेन की बनाई दुनिया में उसके साथ खेलती है, पर मैट को यह सब पसंद नहीं आता। उसकी फिक्र इस पर बनी रहती है कि शेन कहीं गलत मांग न कर दे, इसलिए वह चाबी अपने पास रख लेता है और शेन को कमरा खोलने से मना कर देता है।
नादिया इस फैसले से सहमत नहीं होती। वह कहती है कि शेन की दुनिया उसकी खुशी है। इसी बीच फोन की घंटी दोबारा बजती है। जॉन कॉल पर है। जॉन बताता है कि वह भी उसी कमरे से मांगा गया था। जब उसने बाहर जाने की इच्छा जताई तो कमरे ने कहा कि अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें उस इंसान को मारना होगा जिसने तुम्हें मांगा था। उसी आदेश की वजह से जॉन ने उन लोगों की हत्या कर दी थी और आज वही वजह उसे जेल में पहुंचा चुकी थी। जॉन चेतावनी देता है कि शेन की यही कहानी भी होगा। अगर तुम उसे बाहर निकालना चाहते हो तो किसी की जिंदगी देनी पड़ेगी। यह कहा सुनकर नादिया टूट जाती है। वह घर छोड़कर भाग जाती है। शेन के लिए जान देने का फैसला करने के विचारों में उलझ जाती है, पर वह ऐसा करने से स्वयं को रोक नहीं पाती। वह कहीं दूर कार लेकर भाग जाती है ताकि वे सबके लिए बेहतर निर्णय कर सके, पर इसका असर उनके रिश्ते पर पड़ता है। वापसी पर मैट शेन के साथ खाने बैठता है। शेन प्रश्न करता है कि उसकी मां कहां गई और इन सवालों की तेजी से मैट झल्ला जाता है। क्रोध में आकर वह शेन को कमरे के बाहर निकाल देता है। शेन रोते हुए ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। बाद में मैट पछताता है। वह शेन के पास जाकर माफी मांगता है और उन दोनों की रात साथ बीतती है। जब नादिया लौट आती है और उन्हें साथ सोए पाती है तो उसे खुशी होती है, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रात के अंधेरे में जब मैट और नादिया के रिश्तों के बीच फिर एक निकटता पैदा होती है, शेन चुपके से उनके पास आता है और मैट की जेब से घर की चाबी चुरा लेता है। अगली सुबह फ्रंट डोर खुले देखकर दोनों डर जाते हैं। शेन घर से बाहर निकल गया था। थोड़ी तलाश के बाद वे उसे घर के किसी और हिस्से में पाते हैं, पर बदल चुका। शेन अब जवानी में था, शक्तिशाली था और उसने अचानक हथियार उठा लिया था। वह माता पिता को बंदूक की नोक पर खड़ा कर देता है। नादिया शेन को समझाती है। मैट उस पर हमला कर देता है। एक झटका में नादिया नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ क्षण बाद मैट उसे जगाता है और बताता है कि शेन को गलती से गोली लग गई, वह मर गया। नादिया चीख कर रोने लगती है। मैट उसे संवावत करके घर के अंदर लेकर आता है, पर सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। वही जो मैट ने नादिया को उठाकर घर में लाया था, वह असल मैट नहीं था। वह शेन ही था जिसने कमरे की शक्ति से अपना रूप बदला हुआ था। असली मैट दूसरी ओर बेहोश पड़ा था और जब उसने चेतना पाई, उसने चारों ओर अपने परिवार की तलाश शुरू कर दी। लाइट्स टिमटिमाने लगीं और उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। वह उस कमरे की दिशा में गया और देखा कि नादिया वहां नहीं है। वह समझा कि शेन ने उसे और उसके जीवन को बदल दिया है। अब कहानी का टर्न और भी बड़ा हुआ। शेन ने कमरे की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जगहों को बड़ा कर दिया था। कमरा अब एक घना जंगल बन चुका था और वहां शेन ने उनके अपने जैसा ही एक डुप्लीकेट घर भी बना रखा था। मैट ने देखा कि शेन ने नादिया को उसी दोगुने घर में बंद कर रखा है और वही शेन नादिया के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। असली मैट ने जंगल के बीचों बीच दौड़कर उस डुप्लीकेट घर तक पहुंचकर शेन को आते देखा और बीच में टकराव हुआ। नादिया भ्रमित थी। दोनों व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे और वे दोनों नादिया से कहते थे, मेरे साथ चलो। नादिया समझदारी से शेन का नाम लेती है। जब वह नाम सुनता है तो उसकी निगाह बदल जाती है और वह असली रूप ले बैठता है। नादिया चिल्लाकर उसे धक्का मार देती है। शेन जमीन पर गिरने पर अपना असली चेहरा दिखा देता है। तेज कोशिशों के बावजूद वे कमरे से बाहर न जा पाए। शेन ने पहले ही यह इच्छा कर दी थी कि वे इसी घर में फंसे रहें। लाख कोशिशों के बाद नादिया और मैट थक जाते हैं। तब मैट समझदारी भरा एक यादृच्छिक निर्णय लेता है, एक इच्छा जो कि किसी तरह दोनों के बीच के असली और नकली रूपों को बदल दे। वह सोचता, हमारा नया रूप इस घर में रहे और हमारा असली रूप घर से बाहर चला जाए। पर तभी शेन करीब आकर मैट पर चाकू घोंप देता है। शेन के मुंह से निकले शब्दों में वह चाहता है कि नादिया उसे अब अपना वास्तविक साथी मान ले, पर कुछ ही पलों में उसे समझ आता है कि सामने जो मैट और नादिया खड़े हैं वे असल नहीं, क्लोन हैं। असल मैट और असली नादिया कहीं बाहर भाग चुके हैं। जंगल की ओर असली मैट और असली नादिया जंगल की दिशा में भागते हैं। शोर शराबा, पत्तों की खड़खड़ और शेन का गुस्सा उनके पीछे पीछे आता है। शेन जब असली घर में पहुंचता है तो वह जोरदार तरीके से मैट पर अटैक करता है, पर इस बार मैट रणनीति से काम लेता है। वह शेन को कसकर पकड़कर घर से बाहर निकाल देता है। शेन अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की ओर भागता है, पर नादिया तेजी से जाकर दरवाजा बंद कर देती है। शेन नादिया को पिघलाने की हर कोशिश करता है। मां, मेरे लिए दरवाजा खोलो, वह रोते हुए कहता है। पर नादिया अब सब समझ चुकी थी। उसे मालूम था कि अगर शेन बाहर निकलेगा
तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। उस पल नादिया का दर्द इतना भारी था कि वह कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हो गई। उसने उस कमरे की ताकत का प्रयोग करने का रास्ता खोजा। वह रोते धोते शब्दों में, आंखों में रमकर शेन से बोली, और फिर जो हुआ वह आखिरकार उनकी लड़ाई का अंत भी था। नादिया ने शेन की इच्छा मांगी हुई शक्ति का इस्तेमाल पलटकर उस पर कर दिया। वह शेन को बूढ़ा कर देने की मांग करती है। शेन का चेहरा सिकुड़ने लगा, उसका बदन झुर्रियों में लपेट गया। वह अचानक ही एक बूढ़े कमजोर आदमी में बदल गया। वह बच्चा नहीं रह गया जो कभी घर में खेलता था। उसका समय, उसकी तेजी सब उम्र की खाई में खो गए। शेन, एक बार जो उनकी सबसे बड़ी चाहत था, अब धीमी धीमी सांसें लेता हुआ एक बुजुर्ग बन गया। नादिया आंखों में आंसू लिए खड़ी रही। मैट उसके पास आए और संभाला। शेन के चेहरे पर सिर्फ डर और पछतावा था। वह अब नादिया के पास रोता रहा, पर उसकी वो मासूमियत कभी वापस नहीं आई। इसके बाद नादिया और मैट ने मिलकर फैसला किया कि वे शेन को बंद कर ही रखें। कमरे की शक्ति को ठीक उसी तरह उपयोग में नहीं लाना जैसा वे पहले करते थे। वे शेन को घर में ही सुरक्षित रखते हैं, बाहर निकालना तो और